सो गाइस एंशिएंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वैंग हाओ की शू हुआंग के साथ में काफी खतरनाक फाइट हुई थी, जहां पर वैंग हाओ ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शू हुआंग को हरा दिया था, जिसकी वजह से वो वहां से वापस लौट गया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शू हुआंग अब अपने घर पर आ जाता है और बस जैसे ही अंदर एंटर करता है उस पर अचानक से ही किसी अलग एनर्जी द्वारा हमला किया जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ में ये हुआ कैसे। तभी दोबारा से उसको एक और पावर हिट होती है। शू हुआंग कहता है कि आखिर कौन है जो कि मेरे ऊपर हमला कर रहा है, और वहाँ पर मौजूद होती है शू मोयू, जिसके साथ में होते हैं उसके मास्टर, जो कि यहाँ पर शू हुआंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पर जाने की परमिशन किसने दी थी कि तुम वैंग हाओ के साथ में जाकर फाइट करो, साथ ही तुमने उसे अपनी नई सीखी हुई टेक्निक के बारे में भी बता दिया। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हो। तो शू हुआंग कहता है कि मास्टर, मैं उसे केवल सबक सिखाना चाहता था, मैं आपका प्लान खराब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। तो उसके मास्टर कहते हैं कि एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से मुझसे बहस भी कर रहे हो। इसकी वजह से वो उसको यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी किक हिट करते हैं और फिर वो वहाँ पर अपनी एक मैजिकल विसल ले आते हैं, जिसकी आवाज को शू हुआंग सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वेनम की तरह एक डार्क एंटिटी मौजूद है, जिसको इस तरीके की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन उसके मास्टर को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो चिल्लाकर अपनी सिस्टर से भी मदद मांग रहा था, लेकिन वो तो चाह कर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे, और उसके ज्यादा जोरों से चिल्लाने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर शू मोयू उस मास्क मैन को टी लाकर सर्व कर देती है। वो कहता है कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बात ना मानो। और इतना याद रखना कि अगर अगली बार से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद अब हमें टियानबू एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे। वो बताते हैं कि जब समय की शुरुआत हो रही थी उस वक्त मार्शल पाथ के हजारों रास्ते खुले हुए थे और काफी सारे लोगों को सोल कल्टीवेशन, बॉडी कल्टीवेशन और डैन कल्टीवेशन के बारे में पता चला। लेकिन अब आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ तक कि हमारे पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस में केवल की रिफाइनमेंट पर ही फोकस किया जाता है। पर तभी वहाँ पर वैंग हाओ टीचर से एक सवाल करता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो कहता है कि क्या इस दुनिया में डेविल प्रैक्टिशनर भी पाए जाते हैं? तो मास्टर उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इस दुनिया में कई सारे डेविल प्रैक्टिशनर भी पाए जाते हैं, लेकिन तो याद रखो कि जो डेविल प्रैक्टिशनर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा येन और इविल होते हैं। इस चीज को करने का काम केवल मेरिडियंस वाले बंदे ही कर सकते हैं, और इन जैसे लोगों की बॉडी नेचर खुद ब खुद कंडीशन के हिसाब से बदल देती है। लेकिन इस तरीके का कल्टीवेशन करने के लिए बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और इन सारी चीजों को दायरे में रखते हुए अभी तक ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले के वक्त में जो डेविल प्रैक्टिशनर पाए जाते थे उनमें से ज्यादातर तो अब विलुप्त हो चुके हैं। इसी बारे में वैंग हाओ भी सोचने लगता है कि जिस तरीके से उसे मास्टर ने बताया है इस हिसाब से तो शू हुआंग के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद से ही एक डेविल प्रैक्टिशनर बन सके। जरूर इसमें कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा होगा, लेकिन वो हो कौन सकता है इसके बारे में उसको पता लगाना है। तभी वहाँ पर दायरिश वैंग हाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि टियानबू एकेडमी में हमारे अलावा और कोई भी है जो कि है तुम्हारा साला, जिसने तुम्हारे ऊपर कई बार हमला भी किया है? वैसे शायद उसका नाम शू हुआंग है, और वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसका नाम सुनते ही तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो गए। वैंग हाओ से कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उससे कल रात ही मिल चुका हूँ, और वो भी एक फाइट के दौरान, क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। तो दायरिश कहता है कि समझ नहीं आता कि ये शू हुआंग इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर जाता है, और वैसे वो टियानबू एकेडमी में अपनी सिस्टर सू मोयू के साथ में है। वो दोनों ही यहाँ पर की गैदरिंग रियल्म को ब्रेक थ्रू करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि जरूर उनके पीछे कोई ना कोई तो होगा जो कि उनकी ऐसे कामों में मदद कर रहा है, और वैसे ये बात तो साफ है कि वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया है। तो वैंग हाओ से कहता है कि आ जाने दो, मुझे उससे कोई भी परवाह नहीं है, बल्कि मैं ही उसके किए किराए पे पानी फेरूंगा। इसके बाद अब वो तीनों ही जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, जहाँ पर दायरिश वैंग हाओ और जोशान से कहता है कि क्या तुमने किंग ऑन ट्रायल के बारे में सुना? वैंग हाओ कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में सुन चुका हूँ, पहले ही जब मेरी टियान बाओ के साथ में फाइट हुई थी। वैंग हाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ पता है? दायरिश उसको बताता है कि हर 3 महीने में यहाँ पर किंग ऑन ट्रायल का आयोजन किया जाता है, और इन सारी चीजों को टियानबू एकेडमी के द्वारा ही संभालते हैं। इस किंग ऑन ट्रायल में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग तरीके के कल्टीवेशन मेथड से होकर गुजरना पड़ता है, और जो विनर होता है उसको किंग ऑन लिस्ट में शामिल किया जाता है। सबसे ऊपर नाम उसी का रखते हैं जिसके पास में अलग अलग तरीके के कल्टीवेशन मेथड और रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वैंग हाओ दायरिश से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास में तो काफी सारा पैसा और रिवॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो क्या अब भी तुम्हें किसी ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन से रिवॉर्ड चाहिए? क्या तुम अभी भी यहाँ से कुछ पैसा बनाना चाहते हो? तो दायरिश यहाँ पर वैंग हाओ से कहता है कि मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ किंग ऑन लिस्ट का कंपटीशन। जो भी बंदा इस कॉलेज में पढ़ता है मैं हर उस बंदे को इसमें शामिल करवाऊंगा, और जो
फर्स्ट नंबर पे आएगा मैं जानता हूँ उसको एक काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा, जिसमें एंटर करने के लिए भी तो थोड़ी ही फीस मांगी गई है। अभी वहाँ पर उन तीनों के सामने ही एक बंदा अपने चमचों के साथ में आ जाता है जिसका नाम होता है पुयांग, और वो कहता है कि क्या तुम ही वेंगाओ हो। वेंगाओ से कहता है कि हाँ मैं वेंगाओ, बताओ मुझसे तुम्हें क्या काम है। पुयांग यहाँ पर वेंगाओ से कहता है कि तुम वो बंदे हो जिसने यहाँ पर टियान बाओ को हरा दिया, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा भी है। वेंगाओ सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि ये लड़का के कैथरिन रियल में सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। पुयांग वेंगाओ से कहता है कि सुनो बच्चे, मैं टियानबो एकेडमी के अपर क्लास से आया हूँ, और जितने जल्द से जल्द तुम मुझे अपना मास्टर मान लोगे तो फिर कोई भी तुम्हें आज के बाद हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो वेंगाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और वो वहाँ से चला जाता है। आयरिस वेंगाओ से कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े क्रेजी बंदे हो, क्योंकि जब तुम 7 ल्यूमिनरीज को टक्कर दे सकते हो तो और तो फिर कौन टिक ही पाएगा। पुयांग यहाँ पर गुस्से के साथ में अपनी पावर्स का इस्तेमाल वेंगाओ के ऊपर करता है, लेकिन वेंगाओ ने तो उसके हमले को अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। जोशन कहता है कि मास्टर क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। तो ताइरिच उससे कहते हैं कि क्या तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, वेंगाओ उन तीनों को ही अकेले संभाल सकता है, हमें तो केवल इसको देखते हुए पॉपकॉर्न खाने चाहिए। वो लड़का कहता है कि तुम मुझे काफी ताकतवर मालूम पड़ते हो, जिसके बाद फिर वो वहाँ पर अपना स्पिरिट वेपन क्रिएट करता है। ताइरिच कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उसके पास में उसका स्पिरिट वेपन है, लेकिन ये इतने जल्द पॉसिबल कैसे हो सकता है, उसके पास में जरूर कुछ हेवनली ट्रीजर्स मौजूद होने चाहिए। वो लड़का कहता है कि बहुत ही जल्द अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद फिर वो अपने स्पिरिट वेपन को वेंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन उसको भी वेंगाओ ने अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। जिसके बाद फिर वो उसका स्पिरिट वेपन बार बार वेंगाओ को मारने के लिए जा रहा था, और दूसरी तरफ से भागते हुए पुयांग भी उस पर वार करने के लिए आता है, और उन दोनों का ही सामने करने के लिए वेंगाओ को अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेंगाओ से कहता है कि तुम कायरो की तरह पीछे से वार करते हो। जिसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी नाइफ के साथ में वेंगाओ के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन अब वेंगाओ यहाँ पर अपने कियोस बीड की पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि उसके चारों तरफ की एनर्जी उसके पास में आ जाती है। साथ ही उसने अपनी उस पावरफुल स्वॉर्ड को भी क्रिएट कर लिया था, और उन दोनों ही हथियारों के बीच में एक काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर वेंगाओ की स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर पुयांग का स्पिरिट वेपन नाइफ भी टूट जाता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पावरफुल स्पिरिट वेपन को तोड़ दिया, लेकिन तुम अभी मुझे ठीक तरीके से नहीं जानते, और ना ही तुम मेरे अंकल को जानते हो कि वो कौन है। मेरे अंकल का नाम पीजियोन है, जो कि यहाँ के टीचर हैं। अगर तुम मुझे यहाँ पर हाथ लगाने की भी कोशिश करोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो पर वेंगाओ उसके पास में पहुंचकर उसको एक बहुत ही तगड़ा हिट कर देता है, और कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई टीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करो। ताइरिच कहता है कि पीजियोन एक प्रोटेक्टिव है। वेंगाओ कहता है कि लेकिन अभी तो हमने उनको ऑफेंड कर दिया, तो क्यों ना उनको ऑफेंड ही रखा जाए। जिसके बाद फिर वो तीनों ही मिलकर उसको एक बहुत ही तगड़ा हिट करते हैं, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। साथ ही मैं एक और न्यू सीरीज को लाने वाला हूँ, जिसमें हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई जाएगी। अगर आप लोग उसको जल्द से जल्द चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं।